चलिए, तो आज शो की शुरुआत होने वाली है दर्शकों के साथ, क्योंकि लाइव दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ते हैं और हम इनकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। आज मेरे साथ इस पेशकश में जुड़ रहे हैं विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। विश्वजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। अच्छा विश्वजीत जी, आप बोलते तो अपने आप को म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है, लेकिन देखा जाए तो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बाकायदा करते हैं यहाँ पर हमारे लोगों की। म्यूचुअल फंड के साथ साथ अगर इंश्योरेंस की भी बात हो, टैक्स की भी बात हो, तो मैं चाहती हूँ कि अगली बार से हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट या फाइनेंशियल प्लानर के तौर पर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए। विश्वजीत जी, चलिए हम अभी पहला सवाल लेना चाहेंगे सांभा जी, हमारे दर्शक का यूट्यूब से। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 15 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनानी है और अभी शुरुआत जो कर सकते हैं वो केवल 5,000 रुपये से है, और उसी के लिए ये चाहते हैं कि आप इनको कुछ फंड सुझाएं। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ होते संभाजी तो और बारीकी से समझते, क्योंकि किस उम्र के पड़ाव में हैं ये, और 15 साल के बाद अगर इनको कोई कॉर्पस इकट्ठा करना है तो वो कितना तक हो सकता है। बहरहाल, और अगर पहली बार निवेश कर रहे हैं तो उसकी मुबारकबाद भी इनको देनी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी डिटेल्स हैं हमारे पास, तो एक रफ कैलकुलेशन मेरे ख्याल से 12% के तौर पे अगर हम पकड़कर चलें तो 5,000 अगर आप SIP करते हैं 15 साल तक, तो कितना इकट्ठा कर पाएंगे अप्रॉक्सीमेटली? जी, बिल्कुल कविता जी, जैसा आपने कहा बिल्कुल मुबारक के, बधाई के पात्र हैं, क्योंकि शुरुआत करना अपने आप में एक बहुत बड़ा गोल है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को कि फिर कभी करेंगे। और ये एक ऐसा समय चल रहा है कि आप डिले करेंगे तो आपको बहुत सारी एक अपॉर्च्युनिटी मिस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी है और अपने आप में अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी शुरुआत करें उतना अच्छा है। तो सांबा जी, बहुत-बहुत मुबारकबाद। 5,000 से आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप 15 साल का लक्ष्य लेके चलते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा टाइम पीरियड है, इतना लंबे समय हम देते हैं अगर म्यूचुअल फंड को, तभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ मिलता है और आप एक कॉर्पस जनरेट कर पाते हैं। तो 5,000 रुपए सिर्फ अगर आप स्टार्ट करते हैं 15 साल में और हम 12% का CAGR लेके चलते हैं, तो करीब-करीब 25 लाख रुपए आप जोड़ पाते हैं। और वहीं मैं हमेशा हर निवेशक को यही सलाह देता हूँ कि जैसे-जैसे आपकी इनकम ग्रो करे या आपको कोई बोनस मिलता है, तो कोशिश करें 5% 10% का अपने हर साल अपने SIP को इंक्रीज़ करें। तो जैसे आप 5,000 की शुरुआत कर रहे हैं, अगले साल 5,500 रुपए शुरुआत कर दें, तो ऐड कर 500 रुपए और ऐड कर दें, तो आपका 10% का स्टेप अप अप्रोच हो जाता है। तो अगर आप 10% का स्टेप अप अप्रोच लेके चलते हैं, तो 15 वर्ष में यही जो अभी 25 लाख था, करीब-करीब 43 लाख रुपए बन जाता है। तो ऐसे देखेंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा आपको असर दिखाई देगा और एक अच्छी खासी कॉर्पस आप जनरेट कर पाएँगे। मार्केट सिनेरियो को देखते हुए जब भी आप शुरुआत करें, कोशिश करें लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड से शुरुआत करें। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े एग्रेसिव हैं, तो मल्टी कैप फंड भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ले सकते हैं, जहाँ पे आप ₹2,500 की SIP कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में एक और 2,500 की SIP कर सकते हैं। लेकिन कहीं आपको लगता है कि नहीं, मुझे मिड कैप, स्मॉल कैप का भी एक्सपोज़र चाहिए, क्योंकि 15 वर्ष एक अच्छा टाइम होराइज़न है, तो आप कोटक मल्टी कैप में भी 2,500 की SIP शुरुआत कर सकते हैं। तो दोनों तीनों में से 2 फंड आप चुनाव कर लें, 5,000 की SIP करें, 2,500 की 2 फंड्स में डिवाइड कर लें, तो आप मुझे ऐसा लगता है कि 15 वर्ष में आप एक अच्छे खासा कॉर्पस जनरेट कर पाएँ। अब ऐसे में विश्वजीत जी, इनको कोई फंड्स और अभी डालने हो पोर्टफोलियो में, यहाँ पर तो आपने इनको 2 रेकमेंड कर दिए हैं, 2,500 रुपये की ये कर सकते हैं, ब्लू चिप है एक और एक मल्टी कैप है। इसके अलावा अगर इन्हें कोई अपना निवेश बढ़ाना है, जो कि मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि ये बिल्कुल करें, तो अभी फ़िलहाल जो शुरू कर रहे हैं उसमें 5,000 की जो है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में भी ये डाल सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन निवेश बढ़ाने को लेकर क्या और भी कोई फंड इनको जोड़ना पड़ेगा? देखिए कविता जी, अभी तो बिल्कुल मेरे ख्याल में 3 फंड्स का मैंने सुझाव दिया है, क्योंकि मल्टी कैप फंड में अपने आप में 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप होता है। तो आपको तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन का लाभ मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन का लाभ मिलता है। और फ्लेक्सी कैप फंड में भी फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो 70% 50-60% लार्ज कैप और बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोज़र ले सकते हैं। पर जैसे-जैसे अगर आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है, तो आप प्योर मिड कैप और प्योर स्मॉल कैप भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट सिनेरियो थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि मिड कैप, स्मॉल कैप के लिए कंड्यूसिव नहीं है, तो इसलिए मल्टी कैप स्ट्रैटेजी बेस्ट है। एक और चीज़, क्योंकि दर्शक ने एक और सवाल हमें बाद में भेजा है, वो शायद इसमें इंक्लूड नहीं हो पाया है। ये अपने लिए ETF फंड भी जानना चाहते हैं, क्या ETF आप इनको रेकमेंड करेंगे?
देखिए फंड कोई भी हो, ईटीएफ हो या इंडेक्स फंड हो या एक्टिव फंड हो, ईटीएफ में बस आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आप एक तरीके से ट्रेड की तरह खरीद रहे हैं इसको, मार्केट से खरीद रहे हैं। तो ईटीएफ भी खरीद सकते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड से भी शुरुआत कर सकते हैं, बट एक्टिव फंड्स में आपको एक अल्फा जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके बिहाफ पे एक फंड मैनेजर आपके लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कर रहा है। तो जब आपको मार्केट सिनेरियो समझ में आ जाए, आप एक आध मार्केट साइकिल देख लें, तो फिर आप अपने पोर्टफोलियो में ईटीएफ और इंडेक्स फंड भी ऐड कर सकते हैं। वहां पे बस एक लाभ ये होता है कि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम होता है, और आप एक्सचेंज से खरीदते हैं और कभी भी बेच सकते हैं रियल टाइम पे। एक्टिव फंड में आप थोड़ा सा डेली एनएवी मिलती है, तो आप एक दिन के बाद उसे खरीद बेच सकते हैं। तो बस इतना ही फर्क है। अदरवाइज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर आप एक्टिव फंड से भी ले सकते हैं, ईटीएफ से भी ले सकते हैं और इंडेक्स फंड से भी ले सकते हैं। राइट, चलिए तो ये सलाह आपको निकल कर आती हुई, जहाँ पर एक्टिव चॉइस में आपके पास फंड्स हैं और ईटीएफ में भी अगर आपको निवेश करना है तो सेम कैटेगरी के ईटीएफ में आपको निवेश करने की सलाह दी जा रही है। लाइव दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं रवि। नमस्कार रवि। नमस्कार। कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? मुंबई से बोल रहा हूँ, अकाउंटेंट हूँ। अच्छा रवि, 40 लाख आपको इन्वेस्ट करने हैं? कर रखे हैं मेरे ख्याल से, कर दिए हैं, एक मुश्त कर दिया है। चलिए, फंड्स तो मेरे पास हैं जो आपने डिटेल्स भेजी हैं। रवि, 12 फंड्स हैं। हाँ, तो वही सोच रहा था 2-2 लाख की जो कम अमाउंट है उसको रिडीम करूँ क्या? राइट, आपने ये कब से जोड़ना शुरू किए हैं? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए हैं, ठीक है। 4 साल या 6 साल? 6 साल। 6 साल, तो चलिए 6 साल तक रहेंगे। 1 CR आपका गोल है 6 साल में इसको एक्यूमुलेट करने का। करंट वैल्यू आपके पोर्टफोलियो की 55 लाख है, आप बता रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ कंसोलिडेट किया जा सकता है। क्यों विश्वजीत जी, क्या कहेंगे? डाइवर्सिफाइड है। रवि जी, जो आपने फंड्स का चुनाव किया है वो भी बहुत अच्छे हैं, और जो आपका लक्ष्य है 1 करोड़ का, क्योंकि आपका कॉर्पस अभी 55 लाख ऑलरेडी हो चुका है, और 6 वर्ष में अगर हम 12% का सीएजीआर भी लेके चले, तो जैसे हम कहते हैं कि लॉ ऑफ 72, तो 12% का रिटर्न हम लेके चलते हैं तो 6 साल में डबल हो जाता है। तो यहाँ पे 55 लाख आपका आराम से 1 करोड़ 8 लाख बन जाता है। तो आपका लक्ष्य तो आराम से अचीव हो जाता है अगर आप निवेशित रहते हैं। जहां तक रही फंड का सवाल, आपका एक सवाल और भी था कि आप कंसिडर कर रहे हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड से निकलना चाहें। तो मेरी सबसे पहले सलाह ये रहेगी कि इस समय मार्केट सिनेरियो में, क्योंकि मार्केट एक अच्छे खासे हाई पर है, तो ये फंड्स आपको एक हेज देते हैं, क्योंकि इसमें डेट का भी एक्सपोजर होता है। अगर कहीं मार्केट में फॉल आता है, तो ये फंड आपको इनमें उतनी गिरावट नहीं आएगी जितनी कि प्योर इक्विटी फंड्स में आती है। तो मेरे हिसाब से आप इन 2 फंड्स में बिल्कुल निवेशित रहें। जहां तक कि आपका पोर्टफोलियो का सवाल है, वहां पे आपने 2 स्मॉल कैप हैं, 2 लार्ज कैप हैं और 2 मल्टी कैप हैं। तो इनमें से आप एक-एक फंड हटा सकते हैं, ताकि आपका एक कंसोलिडेशन हो जाए। फंड्स में एसबीआई स्मॉल कैप से आप निकल सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एसबीआई का ब्लू चिप आपके पास ऑलरेडी है ही, तो फंड्स काफी अच्छे हैं। 1-2 फंड जो आपने एक्स्ट्रा ले रखे हैं उस कैटेगरी में, मल्टी कैप में और स्मॉल कैप में या फिर लार्ज कैप में, तो वहां से आप एक आध फंड 2-3 फंड हटा सकते हैं, तो आपका 8-9 फंड्स हो जाएंगे, जिसमें आपका एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है, और अक्रॉस मार्केट कैप और एएमसी वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा हो जाता है। तो फंड्स का चुनाव अच्छा है रवि जी, निवेशित रहें। पर ये 2-3 फंड्स आप कम कर सकते हैं स्मॉल कैप में और एक मल्टी कैप में। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा पोर्टफोलियो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसमें बने रह सकते। मेरे ख्याल से आपको कुछ फंड्स के अलावा इस पोर्टफोलियो में रुके रहने की ही सलाह दी जा रही है। और मेरे साथ फोन लाइन पर रवि हैं शायद। रवि, हाँ, कुछ पूछूं मैडम? हाँ पूछिए ना, बिल्कुल पूछिए। अभी जो 2-3 फंड से जो निकलना है, उसको मैंने 3 साल पहले नीचे के लेवल पे बाय किया था, तो अभी अगर उसको रिडीम करता हूँ तो कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा ना? नहीं, कंपाउंडिंग के लिए तो आपने 3 साल पहले थोड़ा सा और आपको रुकना पड़ेगा। लेकिन विश्वजीत जी, अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो निकलने की सलाह दे रहे हैं वो कहीं निवेश तो करेंगे ना उसको, तो कंपाउंडिंग वापस कंटिन्यू हो जाएगी और 6 साल रुकना है इनको?
देखिए रवि जी, मैंने आपको ऐसा नहीं कहा कि आप इक्विटी से निकल जाएं। आपने जो कॉर्पस निकाल रहे हैं वो आप बैलेंस एडवांटेज फंड में और आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड में निवेश कर सकते हैं टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि मार्केट डायनामिक्स ऐसे हैं, ऐसा लगता है कि मार्केट एक अच्छे खासे हाई पे है और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो करेक्शन है वो थोड़ी एक्सपेक्टेड है। तो आपको गिरावट में कम गिरावट मिले, रिस्क आपका कम हो जाए, तो इन दो फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। और जहां तक कि कंपाउंडिंग की बात है, क्योंकि आप इक्विटी से इक्विटी में ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप इक्विटी से बाहर आ गए। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फंड कम करने की सलाह दे रहे हैं। पैसा तो आपने उतना ही मार्केट में निवेश किया हुआ है, तो कहीं पे भी आपको कंपाउंडिंग का कोई नुकसान नहीं होगा। और हो सकता है रवि जी, क्योंकि मार्केट एक हाई पे है, तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपकी इस समय हो जाएगी। थोड़ा सा कैपिटल गेन आपको अवश्य देना पड़ेगा, बट हाई पे आप बेच रहे हो, तो ये एक अच्छे आपको लाभ देगा आपके पोर्टफोलियो को। बेच के आप दोबारा से आप किसी कम रिस्क फंड में निवेश कर रहे हैं, तो ये भी आपको एक एडवांटेज रहेगा। और आगे चल के आप थोड़ा सा पैसा चाहे तो कैश में भी रख सकते हैं, अगर करेक्शन आती है तो उस समय आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। रवि, ऑल द बेस्ट। प्रियांशु कुमार का हम सवाल लेते हैं। विश्वजीत जी, बहुत इंटरेस्टिंग, इनकी उम्र जो है वो 23 साल की है और 22 साल तक का पोर्टफोलियो इन्होंने जो है अपने लिए बना रखा है। नवीन निफ्टी 50, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, तीनों में ये 3-3 हज़ार रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। और कौन सा फंड बंद करें, ये भी इनका सवाल है। तो प्रियांशु कुमार, फोन लाइन पर आप नहीं हैं, वरना हम दोनों ही मिलकर आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपने इतनी कम उम्र में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी शुरू कर दी है। और ये ही ऐसी एक जनरेशन है जो इस उम्र में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, वरना मुझे नहीं पता विश्वजीत जी, आप और मैं इस उम्र में, खैर मैंने तो नहीं ही शुरू की थी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी, आपका मुझे पता नहीं, बट हाँ, ऑल द बेस्ट प्रियांशु। और अब देखिए, फ़ायदा ये है कि आपके पास अब 22 साल है, मेरे ख्याल से वो भी आप अर्ली रिटायरमेंट या आपका कोई गोल होगा, आई एम श्योर, उससे जुड़ा हुआ आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। टाइम से शुरू किया है, 6,000 रुपये आप इसमें 9,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड्स का चेकअप करते हैं, और कुछ इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको विश्वजीत जी सलाह देंगे, जो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो प्लानिंग में आपको जो है आगे लेकर शामिल करना है। बताइए विश्वजीत जी। जी कविता जी, अगर मैं देखूं अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, अगर मैंने कोई एक गलती करी है तो मैंने देर से निवेश करने की शुरुआत करी थी। तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि अगर आप 23 वर्ष में शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, तो यकीनन आपने जो भी फाइनेंशियल गोल्स आप सेट करेंगे, बहुत हद चांसेस है कि आप उनको अचीव कर पाए। तो मैं भी मुबारकबाद देना चाहूंगा प्रियांशु जी को कि आप 23 साल में स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का लाभ इतना है कि लोग घर बैठे एप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फटाफट जैसे ही फर्स्ट जॉब लगती है उसमें ही स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा और एक बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। तो प्रियांशु जी ने जो फंड्स ले रखे हैं कविता जी, बहुत अच्छे फंड्स हैं और डाइवर्सिफाइड भी है। एक लार्ज कैप है, एक मिड कैप है और एक मल्टी कैप है, जिसमें स्मॉल कैप का थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाएगा। और इस समय मार्केट सिनेरियो के हिसाब से ये बहुत ही अच्छे फंड्स का चुनाव किया हुआ है। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की एक मैथ्स की बात देखते हैं, गणित देखते हैं, तो इन्होंने 8,000 रुपए की एसआईपी करी हुई है। 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं तो 23 वर्ष में 1,07,00,000 रुपए बन जाते हैं। और वहीं जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 10% का स्टेप अप अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप 10% का स्टेप अप करते हैं तो यही 1,03,00,000 जो 17 लाख जो दिख रहे हैं, ये बन जाते हैं 2,53,00,000। तो 2.5 करोड़ रुपया आप जनरेट कर सकते हैं। आप 23 साल से शुरुआत कर रहे हैं, तो चाहे वो आप अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहें या जब आपकी शादी हो, बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग या मैरिज प्लानिंग करना चाहें, तो बहुत आराम से आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। तो ये तीनों फंड्स अच्छे हैं। आगे चलकर, जैसे कविता जी अक्सर पूछती हैं कि आगे चल के कौन से फंड्स लेना चाहिए, अभी मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड फंड्स और वैल्यू स्टाइल फंड्स को आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जैसे जैसे आप अपना निवेश बढ़ाएं, ताकि आप अक्रॉस कैटेगरीज निवेश करें, अक्रॉस डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स निवेश करें और कोशिश करें डिफरेंट एएमसीज में ही इन्वेस्ट करें। उनके जो बेस्ट फंड्स हैं उसमें, परफॉर्मिंग फंड्स हैं उसमें निवेश करें, ताकि आपको अक्रॉस डाइवर्सिफिकेशन मिले। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रणनीति है। प्रियांशु जी निवेशित रहें और अपना एसआईपी बढ़ाते रहें समय समय पर। ये प्रियांशु के लिए सलाह। एक और सवाल हम लेंगे, फेसबुक से आया है हमें प्रदीप का, और इनके पास भी बहुत सारे फंड्स हैं विश्वजीत जी। ये जो कह रहे हैं कि 30 लाख का पोर्टफोलियो है इनके पास। मैं फ़ंड्स के नाम नहीं पढ़ूंगी बिकॉज बहुत सारे फ़ंड्स हैं, लेकिन ये कह रहे हैं इनका जो टारगेट है वो 1.1 CR 10 साल में और 1.2 CR अगले 4 साल में, वो इनका पहला टारगेट है।
और बच्चे की पढ़ाई के लिए ये एक मुश्त रकम इकट्ठा करना चाहते हैं और अपनी एसआईपी को स्टेप अप करेंगे 10% से हर साल। तो अब बताइएगा, ये थोड़ा सा अपने लक्ष्य से बहुत दूर है, लेकिन 4 साल का जो टारगेट है उसके लिए निवेश को कितना और बढ़ाना होगा विश्वजीत जी? कविता जी, इन्होंने बोला है कि जो इनका लक्ष्य है वो 10 साल का है, उसके बाद दूसरा जो लक्ष्य है वो अनदर 4 इयर्स आफ्टर 10 इयर्स, तो उसमें 14 वर्ष मिल जाते हैं। तो जो मैंने इनका गणित देखा है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और करीब-करीब 48,000 की एसआईपी भी कर रहे हैं। और इन्होंने ऐसी इच्छा ज़ाहिर करी है कि 10% ये स्टेप अप भी कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ 48,000 की केवल एसआईपी कंटिन्यू करें 12% सीएजीआर से, तो ये अपना 10 वर्ष में जो गोल है 1 करोड़ का, वो भी आराम से अचीव कर सकते हैं। और फिर इन्होंने बोला कि 10% स्टेप अप कर सकते हैं। तो अगर 10% स्टेप अप करते हैं 48,000 की एसआईपी में, तो 2 करोड़ 9 लाख रुपए बन जाते हैं 14 वर्ष। तो ये एक अच्छा खासा लक्ष्य इनका आराम से अचीव हो जाता है एसआईपी से। और जो इनका 30 लाख रुपए है वो भी करीब-करीब 14 वर्ष में 1 करोड़ 40 लाख बन जाता है। तो इनके जो गणित है वो बिल्कुल ठीक है, स्टेप अप भी करना चाह रहे हैं, अच्छी खासी एसआईपी भी निवेश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी रणनीति है। जहाँ तक कि इनके पोर्टफोलियो का सवाल है कविता जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया, काफ़ी फंड्स ले रखे हैं इन्होंने और कुछ फंड्स अभी अच्छे परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। तो जो 2 टैक्स सेवर फंड्स हैं, ईएलएसएस फंड्स अगर हम देखते हैं, तो इनके पास एक एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है और आदित्य बिरला टैक्स सेवर फंड है। जैसा कि हम जानते हैं कि ईएलएसएस फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर इनका लॉक इन पीरियड हो गया है, तो ये इन दोनों फंड से स्विच कर सकते हैं और किसी और अच्छे टैक्स सेवर फंड में जा सकते हैं, जिसमें कि एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा इनके पास एक 2 मिड कैप फंड है। तो एक पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी समय से काफ़ी ठीक नहीं चल रही है। तो वहाँ से भी ये स्विच कर सकते हैं और उसकी जगह एक फोकस्ड फंड ले सकते हैं, जिसमें कि एचडीएफसी फोकस 30 फंड ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। और ये थोड़े-थोड़े से बदलाव अगर करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो मेरे हिसाब से इनका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाता है। इसके अलावा इनके पास 2 कविता जी लार्ज एंड मिड कैप फंड है, रादर 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो मैं इनको सलाह दूँगा कि एक लार्ज एंड मिड कैप, जो कि मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वहाँ से ये निकल सकते हैं और इसकी जगह एक प्योर लार्ज कैप फंड ले सकते हैं, जिसमें कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को कंसीडर किया जा सकता है। तो ये 3-4 फंड्स इनको फेरबदल करने होंगे पोर्टफोलियो में। बाकी जो गणित है वो बिल्कुल सही है, एसआईपी अमाउंट भी बहुत अच्छी है, 10% का स्टेप अप सोच रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और 30 लाख का एक कॉर्पस है, जो अच्छे खासे 10 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और काफ़ी अच्छा कॉर्पस जनरेट कर सकता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, थोड़ा-सा ये फंड्स में चेंज कर लें, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल अपने लक्ष्य के लिए आराम से पहुँच सकते हैं। ये फ़ोन लाइन पर होते तो और भी सवाल पूछे जा सकते थे। अच्छा, हमारा शो देखते-देखते विश्वजीत जी, एक और लाइव दर्शक का सवाल आया है। आपके पास उनका सवाल नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अभी-अभी भेजा है। इनका नाम है अमीशा पंडित और रिटायरमेंट के लिए 25 लाख रुपए किस म्यूचुअल फंड में डालें, ये इनका सवाल है। और 5 साल के लिए ये निवेश करना चाहिए, इनको करना है, क्योंकि 3 साल के बाद इनको उसी पैसे से एसडब्ल्यूपी करनी है। इनकी उम्र 63 ईयर्स की है, 63 साल की इनकी उम्र है। और सवाल से समझ यही आ रहा है कि पेंशन कमाना चाहती हैं, रेगुलर इनकम कमाना चाहती हैं इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से। 25 लाख, 5 साल और 3 साल के बाद जो है इनको वो रकम चाहिए होगी। हालांकि कितनी रकम चाहिए हर महीना, उसकी डिटेल्स उन्होंने हमें नहीं दी है। अब बताइएगा। देखिए, बिल्कुल कविता जी, जैसा मार्केट सिनेरियो है, क्योंकि इनकी एज को कंसीडर करें, तो मुझे जैसा लगता है कि इनको कोई हाई रिस्क या प्योर इक्विटी फंड में भी नहीं जाना चाहिए। हाइब्रिड फंड कैटेगरी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, इन 2 फंड्स में डाइवर्सिफाई कर सकती हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जिसको हम मल्टी एसेट कैटेगरी कहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड भी बहुत अच्छा फंड है, जिसमें आपको गोल्ड, डेट, इक्विटी का कॉम्बिनेशन मिलता है, डिफरेंट एसेट क्लासेस का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो रिस्क थोड़ा-सा कम हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट एसेट क्लासेस एक दूसरे के साथ न्यूट्रल बिहेव नहीं करती हैं। अगर इक्विटी हाई पे है, रिस्क पे है, तो गोल्ड और डेट बचा लेती हैं पोर्टफोलियो को। तो मेरे हिसाब से मल्टी एसेट कैटेगरी, जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड और एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड, इन 2 फंड्स में निवेश कर सकते हैं। यहाँ से आप 3 साल बाद एसडब्ल्यूपी भी बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये फंड्स कुछ रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से ही बनाए गए हैं। इसमें ज़रूरी भी नहीं है कि आपको लॉक इन
रखना ही होता है 1 साल के बाद, 15-20% आप पहले साल से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप पैसा निवेश करें और 3 साल, 5 साल के लिए इसमें निवेशित रहने दें। जो रिटर्न्स है, अगर मान लीजिए 12-13% रिटर्न मिल रही है, तो कोशिश करें 6-7% का ही एसडब्ल्यूपी करें, ताकि आपका कॉर्पस भी खत्म नहीं होगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। एसडब्ल्यूपी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यहाँ से आपको टैक्स एफिशिएंसी भी मिलती है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चाहें तो अपना कॉर्पस एसडब्ल्यूपी इंक्रीज कर सकते हैं, चाहें तो कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहेंगी, तो बहुत अच्छा विकल्प है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर दरअसल होता ये है कि रिटायरमेंट से जितने भी जुड़े दर्शक सवाल पूछते हैं, हमसे गुजारिश बस इतनी है कि अपनी डिटेलिंग बहुत हमें दे, क्योंकि रिटायरमेंट का लक्ष्य है और उसके बाद अधिकतर जो सवाल आते हैं उसमें उसी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से आपको एक रकम चाहिए होती है, उसमें आपको एसडब्ल्यूपी चाहिए या कोई और तरह की रणनीति चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है विश्वजीत जी, आप भी मेरे ख्याल से इसको अनुभव करते होंगे कि रिटायरमेंट का टारगेट लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। आजकल जिस तरह से हम सब काफ़ी हेल्थ और फिटनेस फ्रीक हो चुके हैं, लोगों की लाइफस्टाइल्स में बहुत सुधार आया है और ऐसे में बेटर लिविंग कंडीशन से ये होता है कि आप अच्छा जी लेते हैं, आप हेल्दी जी लेते हैं, तो हम सही एस्टिमेट नहीं कर पाते कि हमें 10 साल 15 साल कितने सालों तक जो है इस पोर्टफोलियो में से रेगुलर इनकम चाहिए होगी। लॉन्जिविटी आपके पोर्टफोलियो में जो है उसे कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। ये हम कैसे करें, क्योंकि कमाई अगर नहीं हो रही हो और एक आपके पास लिमिटेड राशि है जिसे आप निवेश भी करेंगे और उसमें से आप कमाई भी रेगुलर इनकम के तौर पर लेंगे, तो डिप्लीशन भी होगा और उसका ग्रोथ के लिए आपको ध्यान देना होगा। फिर कैसे करेंगे? बिल्कुल, कविता जी, आपने बिल्कुल सही बोला है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, तो मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ कि मासेस को कि 90% लोगों ने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर रखी होगी और लोग कहते हैं कि हाँ, नहीं कर रखी है। ऐसे कई सर्वेज भी आए हैं कि 2 में से या 3 में से 1 आदमी ने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर रखी है और इन्फ्लेशन को भी कंसिडर नहीं किया हुआ है। तो देखिए, आंकड़े अगर कहें तो 30,000 रुपए का आज आपका महीने का खर्च है, तो 20 साल बाद सेम लाइफस्टाइल में आपको 80,000 रुपए चाहिए होंगे। तो ये प्लानिंग लोग नहीं करते हैं। बागबान जैसी पिक्चरें भी बनी हैं कि हम सारा पैसा अपने बच्चों के गोल्स पे लगा देते हैं और अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते। तो कोशिश करनी चाहिए कि रिटायरमेंट आपका जो मेन गोल है, क्योंकि आप यहाँ पे, जैसा आपने कविता जी बिल्कुल ठीक बताया, कि लोग अब ज्यादा लंबा जी रहे हैं। तो जब आप 60 साल के, अब मान लीजिए आप रिटायर हो जाते हैं और आप 85 साल तक, 90 साल तक आप जीते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं, आप 100 साल तक भी जी सकते हैं। तो 30, 25, 30, 40 साल आपके पास इनकम भी नहीं है और आपका खर्च आपका बढ़ता जाएगा। तो इसलिए ये मदर ऑफ ऑल गोल्स है। आपको हर फाइनेंशियल गोल के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, कार के लिए, घर के लिए लोन मिलता है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए आपको गोल नहीं मिलता जब आप रिटायर हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी आपकी जॉब स्टार्ट हो, जितनी जल्दी आप शुरुआत कर सकते हैं। और हम ऐसा कहते हैं कि अक्सर जो भी आपकी इनकम है कविता जी, कि मिनिमम 30% आपको ग्रॉस इनकम का जोड़ना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। और उस 30% में भी 50% आपको केवल रिटायरमेंट के लिए जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सारे गोल्स में जितना पैसा आपका लगेगा, उससे कहीं ज्यादा पैसा आपको इस गोल के लिए चाहिए। तो ये सबसे नंबर 1 गोल है आपकी लाइफ के लिए, अगर आप एक अच्छा रिटायरमेंट लाइफ जीना चाहते हैं। चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने बताया कि कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ हमारा सवाल जवाब का समय समाप्त हो चुका है। विश्वजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतने शॉर्ट नोटिस पर आप आए और दर्शकों का मार्गदर्शन किया आज। धन्यवाद।